नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे वर्गीकरण की। आज हम चर्चा करेंगे सतत या अविच्छिन्न श्रेणियों के विभिन्न प्रकारों की। तो सतत या अविच्छिन्न श्रेणी की आवर्ती वितरण के 5 प्रकार होते हैं। पहला है अपवर्जी श्रेणी, दूसरा है समावेशी श्रेणी, तीसरा है खुले सिरे वाली श्रेणी, और चौथा है संचयी आवर्ती वाली श्रेणी, और पांचवा है मध्य मूल्य वाली या मध्य बिंदु वाली श्रेणी। अब हम एक एक करके इन सभी श्रेणियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी में पहले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है। प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा L2 का मूल्य उस वर्ग में शामिल नहीं होता, बल्कि वह अगले वर्ग में शामिल होता है। इसलिए इसे अपवर्जी श्रेणी कहा जाता है। तो अपवर्जी क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या होता है कि किसी भी वर्ग की उच्च सीमा का मूल्य उस वर्ग में शामिल नहीं होकर के अगले वर्ग में शामिल होता है। उदाहरण के लिए यदि आय वर्ग हो ₹100 से 200 और 200 से 300, तो यहाँ जो पहला वर्ग है उसकी उच्च सीमा है ₹200 वाला। आय वाला व्यक्ति 100 से 200 वाले वर्ग में शामिल नहीं होकर के 200 से 300 वाले वर्ग में शामिल किया जाता है। तो अपवर्जी श्रेणी का एक उदाहरण नीचे दिया गया है, देखते हैं अपन। अपवर्जी श्रेणी है, इसमें प्राप्तांक दे रखे और विद्यार्थियों की संख्या या आवर्ती दे रखी है। तो 0 से 10 प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। अब जो 0 से 10 वाले हैं, इनमें जो 5 लोग हैं उनमें 10 नंबर वाला शामिल नहीं है। 10 से 20 वाले जो है 7 है, तो इसमें 10 वाला भी शामिल है। इसी तरीके से 20 से 30 वाले में 12 है, इसमें 20 वाला 10 से 20 वाले में शामिल नहीं होकर के 20 से 30 वाले में शामिल है। इसी तरीके से आगे तक 40 से 50 वाले में 5 है। तो उपयुक्त श्रेणी में 10 अंक पाने वाला छात्र यदि कोई होगा तो वह 10 से 20 वर्गांतर में शामिल होगा, और इसी प्रकार 40 अंक पाने वाला छात्र भी 40 से 50 वाले वर्गांतर में शामिल होगा। तो ये आपका अपवर्जी श्रेणी है, जिसके अंतर्गत किसी भी वर्ग का जो उच्चतम मूल्य वाला होता है या ऊपरी सीमा होता है, उसका मूल्य वाला व्यक्ति अगले वर्ग में शामिल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं समावेशी श्रेणी की। तो समावेशी श्रेणी से आज से ऐसी श्रेणी से है जिसमें प्रत्येक वर्ग मूल्य को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है, अर्थात ऊपरी सीमा L2 का मूल्य भी उसी वर्ग में शामिल किया जाता है। इस प्रकार की श्रेणी में पहले वर्ग की उच्च सीमा यानी कि L2 अगले वर्ग की निम्न सीमा L1 के बराबर नहीं होती है। तो इसमें जिस मूल्य का शामिल होगा, जिस वर्ग का होगा, उसी वर्ग में उसका मूल्य शामिल किया जाता है, इसलिए इसको समावेशी श्रेणी कहा जाता है। तो उदाहरण देख रहे हैं नीचे अपन, इसमें दे रखा है समावेशी श्रेणी में तो प्राप्तांक दे रखे हैं, दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या। तो 1 से 5 वालों के 2 विद्यार्थी, फिर 6 से 10 से स्टार्ट हो रहा है दूसरा वर्ग, उसमें 3 विद्यार्थी। तो 5 वाला पहले वर्ग में शामिल है और 6 वाला दूसरे वर्ग में शामिल है, और 10 वाला भी दूसरे वर्ग में ही शामिल है। फिर नेक्स्ट वर्ग दे रखा है 11 से 15, फिर 16 से 20। तो इस तरीके से इसमें क्या है, 15 वाला जो है वो तीसरे वर्ग में ही शामिल रहेगा, 11 से 15 वाले में ही। तो समावेशी श्रेणी का प्रयोग उस समय उचित रहता है जबकि मूल्यों में आंशिक अंतर न होकर के और एक का अंतर होता है। उपयुक्त उदाहरण में प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अपने अगले वर्ग की निम्न सीमा से भिन्न है या अलग है। इस श्रेणी में वर्ग की उच्च सीमा के मूल्य को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है, इसलिए इस श्रेणी को समावेशी श्रेणी कहते हैं। तो हमने बात कर ली कि समावेशी श्रेणी क्यों है, क्योंकि किसी वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य उसी वर्ग में शामिल किया जाता है, जबकि अपवर्जी में दूसरे वर्ग में निम्न श्रेणी के अंदर उसको शामिल किया जाता था। खुले सिरे वाली अविच्छिन्न श्रेणी। तो अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तो कभी कभार श्रेणी को के प्रथम वर्ग की निचली सीमा और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं लिखी जाती है। ऐसी श्रेणी को खुले सिरे वाली श्रेणी कहा जाता है, यानी कि ओपन एंडेड सीरीज कहा जाता है। ऐसी श्रेणी में प्रथम वर्ग की निचली सीमा के स्थान पर से कम और ऊपरी वर्ग के सीमा के स्थान पर से अधिक लिखा होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम वर्ग और अंतिम वर्ग का वर्ग विस्तार निकट के वर्गों के वर्ग विस्तार के आधार पर निकाल लिया जाता है। खुले सिरे वाली श्रेणी का उदाहरण नीचे दिया गया है। तो खुले श्रेणी का मतलब होता है जो पहला वर्ग होगा उसकी निम्न सीमा नहीं दी हुई होगी, वहाँ से कम लिखा हुआ रहेगा, और अंतिम वर्ग होगा उसमें ऊपरी सीमा नहीं दी हुई होगी और वहाँ से अधिक लिखा हुआ रहेगा। तो ये देख रहे हैं आप एग्जाम्पल खुले सिरे वाली अविच्छिन्न श्रेणी का। यहाँ जो पहला वर्ग है उसमें लिखा हुआ है 5 से कम और उनकी संख्या है 2 विद्यार्थी। इसी तरीके से फिर लास्ट वर्ग में देखें आप 20 से अधिक वाले में 4 हैं। फिर बीच में दे रखा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो 5 5 का अंतर आ रहा है हर बार।
तो हम पहला वर्ग और अंतिम वर्ग की सीमाएं कैसे ज्ञात करेंगे? 5 से कम वाले में 5 - 5 तो 0, तो 0 से 5 हो जाएगा। और 20 से अधिक वाले में 20 + 5 करके और 25 ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से उदाहरण में पूरी श्रेणी का वर्ग विस्तार 5 है, अतः पहले और आखिरी वर्ग का विस्तार भी 5 मानकर उन्हें 0 से 5 और 20 से 25 में बदल लेंगे। तो ये हो गई खुले सिरे वाली अविच्छिन्न श्रेणी। अब बात कर लेते हैं संचयी आवर्ती श्रेणी। संचयी आवर्ती श्रेणी से ऐसी श्रेणियों से है जिनमें विभिन्न वर्गों की आवर्तियाँ वर्गानुसार अलग अलग नहीं दी जाती, बल्कि आवर्तियाँ संचयी रूप में लिखी जाती हैं। ऐसी श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की दोनों सीमाएं नहीं लिखी होती हैं, केवल ऊपरी या निम्न एक ही सीमा लिखी जाती है। ऊपरी सीमा के आधार पर संचयी आवर्ती लिखते समय पद मूल्य के पहले से कम शब्द लिखा होता है। तो पद मूल्य से पहले क्या लिखा रहता है? से कम, ऊपरी सीमा के आधार पर। और निचली सीमा के अनुसार यदि संचयी आवर्ती लिखेंगे तो उस समय पद मूल्य के साथ में से अधिक शब्द लिखा रहता है। तो ये दोनों से कम और से अधिक वाली होती हैं। निचली सीमा के साथ लिखा रहेगा तो से अधिक, और ऊपरी सीमा के साथ लिखा रहेगा तो से कम। संचयी आवर्ती श्रेणी के प्रश्न को हल करते समय पहले उसे संचयी से साधारण आवर्ती में बदलना पड़ता है या बदला जाता है। साधारण श्रेणी में संचयी श्रेणी का निर्माण और संचयी श्रेणी से साधारण श्रेणी का निर्माण हम निम्न एग्जाम्पल में देख सकते हैं। पहले दे रखा है प्राप्तांक 0 से 10 और छात्रों की संख्या है 2। उसके बाद 10 से 20, उसमें छात्रों की संख्या 10 है। 20 से 30 वाले में 14 है। 30 से 40 वाले में 8 है। 40 से 50 वाले में 6 है। इस प्रकार से टोटल कितने हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं। अब इसे हम संचयी श्रेणी के रूप में बदल सकते हैं। तो कैसे? मान लीजिए पहले हम से कम वाली संचयी आवर्ती लिख रहे हैं, तो से कम वाली कैसे बनाई जाती है? ऊपरी सीमा को लिखते हुए। तो 10 से कम, तो 10 से कम वाले में ऊपर वाले लिख देंगे 2। उसके बाद में 20 से कम, तो 10 से 20 वाली जो 10 है उसमें ऊपर वाले 2 जोड़ के लिख देंगे। इसी तरह से 20 से कम में हो गए हमारे 12। अब 30 से कम में जो 12 आए हैं उसमें अपन 20 से 30 वाले की 14 जोड़ देंगे, तो हो जाएंगे 12 + 14 26। इसी तरीके से 40 से कम वाली ज्ञात करने के लिए तो 30 से कम वाले 26 हैं। अब उन 26 में 30 से 40 वाले 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 34। इसी तरीके से 50 से कम में 40 से 50, 40 से कम वाले 34 है और 40 से 50 वाले 6 हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो 40। तो अब यहाँ से कम वाले में जो हमारा टोटल आ रहा है लास्ट वाले में 40, और जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल पहले हमने देखा था कुल विद्यार्थियों की संख्या 40, ये बराबर होना चाहिए। तो आपने संचयी आवर्ती सही निकाली है, वरना आपने कहीं गड़बड़ कर दी है। इसी तरीके से कम वाली जो फ्रीक्वेंसी संचयी आवर्ती वाली है उसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है कि 50 से कम, 40 से कम, 30 से कम, तो इसमें कुछ नहीं है। 50 से कम में हमारा 40 है, 40 से कम में हमारा 34 है जो ऊपर हमने देखा, 30 से कम में हमारे 26 हैं, 20 से कम हमारे 12 हैं और 10 से कम हमारे पास 2 हैं। तो इस तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका जो सीक्वेंस है उसको उल्टा कर दिया आपने। अब बात करते हैं से अधिक वाली संचयी आवर्ती। तो से अधिक वाली संचयी आवर्ती किससे लिखा जाता है? निम्न सीमा से। तो वर्ग की निम्न सीमा से स्टार्ट करते हैं। तो निम्न सीमा 0 थी, तो 0 से अधिक यानी कि आपके टोटल 40 थे। उसके बाद 10 से अधिक, तो 0 से 10 वालों को इसमें से माइनस कर दें आप, तो बच जाएगा 2 थे, तो 40 - 2 करेंगे तो 38 बच गए। इसी तरीके से 10 से अधिक आपके 38 आ गए। अब 20 से अधिक जाना चाह रहे हैं, तो 20 अधिक का मतलब है कि जो 38 बचे हैं उनमें से 10 से 20 वाले माइनस कर देंगे अपन, तो वो हमारे 10 थे तो माइनस करें तो 28 हो गए। इसी तरह से 30 से अधिक निकालने हैं, तो 20 से 30 वाले 28 में से माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास 14 थे तो 14 बच गए। अब 40 से अधिक निकालने हैं, तो 30 से 40 वाले माइनस कर देंगे 14 में से, तो वो आपके 8 थे तो बच गए 6। तो इस तरीके से हमारे पास ये से अधिक वाली संचयी आवर्ती आ गई। तो इसमें माइनस करने का प्रक्रिया है। अब उसको उल्टा करके भी आप लिख सकते हैं कि नीचे जो 40 से अधिक वाला उसको सबसे पहले लिख दो। 40 से अधिक 6 है, 30 से अधिक को 14, 20 से अधिक 28, 10 से अधिक 38 और 0 से अधिक 40। तो इसको उल्टा करना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बस आप इसको कैलकुलेट करें जब ध्यान रखें। संचयी आवर्ती श्रेणी को साधारण श्रेणी में बदलना। संचयी आवर्ती श्रेणी को साधारण श्रेणी में बदला जा सकता है। इसे बदलने की प्रक्रिया को निम्न उदाहरण में देख सकते हैं। तो ये कुछ नहीं है, जो हमने किया उसका जस्ट
उल्टा हमें करना होता है संचयी आवर्ती से साधारण आवर्ती ज्ञात करने के लिए। देखते हैं कैसे करना है। यहाँ आप देखें से अधिक या से ज़्यादा वाली आवर्ती दे रखी है। तो 0 से ज़्यादा है 100 परिवार, 100 से ज़्यादा हैं 80 परिवार, 200 से ज़्यादा 65 परिवार, 300 से ज़्यादा 25, 400 से ज़्यादा 10। तो अब आप देखें हर बार इसमें 100 का अंतर दी हुई है और से ज़्यादा वाले में निम्न सीमा दी हुई होती है सबसे पहले। तो 0 से 100 तक हम देखेंगे, क्योंकि पहले में आ रहा है 0 से ज़्यादा, दूसरे में आ रहा है 100 से ज़्यादा। तो 0 से 100 के बीच में निकालने के लिए कैसे करेंगे, 100 में से 80 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 20। इसी तरीके से हर बार करेंगे। 100 से 200 के लिए निकालने के लिए 80 में से 65 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 15। इसी तरीके से 200 में से 300 तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 65 माइनस 25 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 40। इसी तरीके से 300 से 400 तक ज्ञात करने के लिए हम करेंगे 25 माइनस 10, वो आ जाएगा 15। और 400 से 500 तक पूरा ही है, हमारा बचा हुआ जो है वो 10 ही है। तो इस तरीके से हमारे पास साधारण आ जाएगी। 0 से 100 में 20, 100 से 200 में 15, 200 से 300 में 40, 300 से 400 में 15 और 400 से 500 में 10 और टोटल आपका करेंगे तो वापस 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम साधारण श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं से अधिक वाली में। इसी तरीके से आप से कम वाले में भी साधारण श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं संचयी आवर्ती में। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य मूल्य श्रेणी। तो मध्य मूल्य श्रेणी में वर्गांतरों के मध्य मूल्य और आवर्तियाँ दी हुई होती हैं। तो मध्य मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके और उनमें 2 का भाग दे करके मध्य मूल्य निकालते हैं। तो अब उसके अंदर हम देखते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ आप देख रहे हैं मध्य बिंदु दिया हुआ है और उसके सामने आवर्तियाँ दी हुई हैं। तो ये वर्ग के मध्य बिंदु हैं, जैसे 50 दे रखा है, 150 है, 250 है, 350 है, 450 है। तो ये वर्ग के मध्य बिंदु हैं। ये कैसे निकाले हुए हैं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर उनमें 2 का भाग दे करके। उनके सामने संबंधित वर्ग की आवर्तियाँ दी हुई है 20, 15, 40, 15 और 10। तो अब ऐसी श्रेणियों को साधारण श्रेणी में बदलने के लिए मध्य मूल्यों के से हमें उस वर्ग की ऊपरी और निम्न सीमा ज्ञात करनी होती है। तो इसकी प्रक्रिया कैसे है, पहले हम देखेंगे कि वर्गांतर कितना है। तो 50 और 150 इनका अंतर निकाला तो 100 आया। इसी तरीके से 250 और 150 का अंतर निकाला 100 आया। तो हर बार जो मध्य बिंदु है उसके आगे वाले मध्य बिंदु से अंतर 100 का है। इसका मतलब वर्गांतर भी हमारे पास 100 का है। तो अब मध्य बिंदुओं से वर्गांतर कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे। पहले आप देखें 150 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 और उसमें 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 100। तो ये इस वर्ग की दूसरे वर्ग की निम्न सीमा और पहले वर्ग की ऊपरी सीमा आ जाएगी। और इसी तरीके से अब 100 में से माइनस करेंगे 100 तो आ जाएगा 0, तो वो पहले वर्ग की निम्न सीमा आ जाएगी। इसी तरीके से फिर 150 और 250 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो इस वर्ग इनके बीच वाले वर्गों की ऊपरी और निम्न सीमा आ जाएगी। तो वो कितना हो रहा है, तो 150 और 250 को जोड़ा तो वो हो गया 400। तो 400 में 2 का भाग दिया तो 200 आ गया। तो 200 जो है दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा और तीसरे वर्ग की निम्न सीमा आ जाएगी। इसी तरीके से 250 और 350 को जोड़ा तो 600, 600 का 2 का भाग दिया 300 आ गया। इसी तरीके से 350 और 450 को जोड़ा तो वो आ गया 800, 800 का आधा 400। तो इस तरीके से ये 100 से 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, इस तरीके से आपका ये वर्गांतर निकल जाएगा और उसके सामने संबंधित वर्ग की आवर्तियाँ लिखते जाएंगे। दूसरा जो तरीका है इसमें उदाहरण में दे रखा है, हमने नीचे समझा रखा है कि पहले मध्य बिंदुओं के अंतर का आधा ज्ञात किया जाता है और उस आधे मूल्य को मध्य बिंदु में से घटाने पर निम्न सीमा और जोड़ने पर उच्च सीमा ज्ञात हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है कि आप मध्य बिंदुओं के अंतर निकालें फिर उसका आधा करें, वही बात आएगी, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्गीकरण के मुख्य लाभों की। तो वर्गीकरण के द्वारा समांक सरल और संक्षिप्त हो जाते हैं, पहला लाभ। दूसरा है वर्गीकरण समांकों की एकरूपता को प्रकट करके उनकी उपयोगिता को बढ़ा देता है। तीसरा है वर्गीकरण से समांक तुलना करने योग्य हो जाते हैं। वर्गीकरण से समांक आकर्षक और प्रभावशाली बन जाते हैं। वर्गीकरण से समांकों के विशिष्ट अंतर स्पष्ट हो जाते हैं और वर्गीकरण समांकों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो ये उद्देश्यों का ही एक तरीके से रूपांतर है। तो ये वर्गीकरण के लाभ की चर्चा हो गई। इस तरीके से आपका वर्गीकरण का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब सारणीकरण की बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।